फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी आइडियल गैस के प्रेशर के बारे में। यानी कि हम लोग एक आइडियल गैस को किसी पर्टिकुलर स्पेस में या कंटेनर में बंद करेंगे और देखेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे बाकी मॉलिक्यूल से टकराते हैं और सराउंडिंग से टकराते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर को कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी जो साइड है यानी कि भुजा है वो हम लोगों ने स्मॉल ए मान ली है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं यानी कि गैस डाल देते हैं, और वो जो गैस है वो आइडियल गैस है ये मान के चलते हैं हम लोग। तो उस मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो स्मॉल एन मान लिया हम लोगों ने, या कैपिटल एन भी मान सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो इस हिसाब से गैस का जो टोटल मास हो जाएगा यानी कि कैपिटल एम होगा वो एम मल्टीप्लाई बाय एन होना चाहिए। समझे आप लोग मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल एम है और टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। अब ये जो कंटेनर है या फिर क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है जो भी है, इसका जो ओरिजिन है हम लोग ओ मान के चलते हैं ये, ठीक है। और इससे तीन डायरेक्शंस निकल रही है हमें पता है, एक है आपकी एक्स में, एक वाई में, एक जेड में, ठीक है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स गैस के हम लोगों ने छोड़े हैं उसकी कुछ वेलोसिटी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी हम लोग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को तो लेंगे नहीं, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग RMS कहते हैं यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको कि अभी के लिए हम लोग C कह लेते हैं। यानी कि जो RMS है इसको C मान के चलते हैं कि टोटल मीन जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी सभी मॉलिक्यूल्स की, वो C होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्टेंट टाइम पर अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकालना हो तो वो कितना होगा, हमें पता है मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय C वेक्टर। तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। तो अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे कंटेनर में एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर है, और इसकी जो मतलब गति करने की, मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। और ये जो है C मोशन से, मतलब C वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये बात हमें मालूम है। तो अब देखिए, अगर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो ये तीन वेलोसिटी के फैक्टर्स में टूटेगा। कौन से तीन फैक्टर्स होंगे वो, एक x, एक y और एक z, क्योंकि तीन डायरेक्शन है हमें पता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग तीन फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से, x डायरेक्शन में तो cx जाएगा, y डायरेक्शन के अंदर जाएगा cy, और z डायरेक्शन के अंदर जाएगा आपका cz। ये तीन डायरेक्शन हमें समझ में आती है, ठीक है। तो यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है वो c वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने तीन फैक्टर्स में तोड़ दिया है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग x और y को तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरफ जा रहा है, x की डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये x की डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये YZ प्लेन से जाकर के टकराएगा, और YZ प्लेन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, cx होगी, क्योंकि cx वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और उस वक्त इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा m मल्टीप्लाई बाय cx का वेक्टर। m क्या है, उस मॉलिक्यूल का मास है, cx क्या है, उसकी वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ये बात समझ में आती है हमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये एक आइडियल गैस है, एक आइडियल मटेरियल है ये कंटेनर का, तो जब ये जाकर के इस प्लेन से टकराएगा तो ये रीबाउंड होकर के वापस इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसकी वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, इसके मोमेंटम में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल जाकर के इस YZ प्लेन से टकराया और रीबाउंड होके उसी वेलोसिटी, उसी मोमेंटम के साथ इस दूसरी डायरेक्शन में निकल गया। तो इसका मतलब होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से जाएगा, यहां टकराएगा और फिर वापस आएगा, इस प्लेन से टकराएगा, फिर दोबारा इस प्लेन पे टकराएगा, और इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बैक टू बैक जो है स्ट्राइक करता रहेगा। लेकिन जब भी ये स्ट्राइक करेगा, मतलब एक स्ट्राइक करेगा, तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, इसकी कम से कम डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। देखिए, जब ये मॉलिक्यूल यहां से चला होगा और पहली स्ट्राइक इसने की होगी तो उस समय इसका जो मोमेंटम था वो mcx वेक्टर था, ठीक है। और जब स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आया होगा तो उस समय जो इसका जो मोमेंटम रहा होगा वो होगा mcx वेक्टर माइनस के अंदर, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर वन स्ट्राइक इज mcx वेक्टर माइनस, ब्रैकेट में माइनस का mcx वेक्टर, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 2mcx वेक्टर निकल के आएगा। मतलब ये है चेंज इन मोमेंटम। यहां पर मोमेंटम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से दो हो गया है, मतलब दुगना हो गया है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है। मोमेंटम बढ़ रहा है यानी कि एक मॉलिक्यूल है जिसका कुछ मास है, उसकी वेलोसिटी है,
वो बार बार जाकर के स्ट्राइक कर रहा है एक प्लेन पे, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट प्लेन पे, फिर इस प्लेन पे, फिर इस प्लेन पे। तो इसमें क्या होगा कि इस कंटेनर के ऊपर फोर्स भी तो लग रहा है भाई, ये मॉलिक्यूल बार बार जाकर के इसके ऊपर फोर्स भी तो लगा रहा है। तो वो फोर्स कितना होगा? हमारे पास मोमेंटम तो है, तो अब इस मोमेंटम की मदद से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, कहीं पे भी फोर्स लगता है तो वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आने वाला जो मोमेंटम में जो चेंज होता है उसको फोर्स कहते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना, न्यूटन्स लॉ में मैंने बताया था कैसे होता है ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में टाइम। ये डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, अपॉन में टाइम है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि फोर्स कितना है। तो मोमेंटम तो है हमारे पास, टाइम कितना होगा? देखिए, टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। ये जो मोमेंटम है एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे जा रहा है, मतलब एक स्ट्राइक में दो बार कर रहा है कवर, एक बार इस प्लेन पे, दूसरी बार इस प्लेन पे। तो एक बार में एक साइड कवर करता है तो ए, स्मॉल ए, और दूसरी बार में करता है तो फिर से स्मॉल ए, तो यानी कि 2a हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 2a और वेलोसिटी कितनी है? cx। तो हम लोग टाइम को लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू में 2a अपॉन में cx। तो हमारे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है 2mcx अपॉन में टाइम में लिखेंगे 2a अपॉन में cx। cx जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स निकलेगा F इज इक्वल्स टू में m cx का स्क्वायर या फिर c स्क्वायर x अपॉन में a। तो ये है वो फोर्स जो उस मॉलिक्यूल की वजह से उन प्लेन्स पर लग रहा है, YZ प्लेन के ऊपर लग रहा है। आप समझे मैंने क्या कहा? भाई जो मॉलिक्यूल है वो cx वेलोसिटी के साथ बार बार एक प्लेन से दूसरा प्लेन, दूसरे प्लेन से पहला प्लेन। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर सिर्फ x डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर y और z को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल का इस सराउंडिंग से जो कॉलिजन हो रहा है वो टोटली इलास्टिक है। याद रखना, हालांकि 100% इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको आइडियल गैस माना है, इसको आइडियल मटेरियल माना है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ना तो वेलोसिटी में चेंज होगा, ना मोमेंटम में चेंज होगा, ना ही आपका y और z को कोई फर्क पड़ेगा। अब ये तो बात हो जाती है एक मॉलिक्यूल की। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, n मॉलिक्यूल होंगे, तो ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से लगने वाला फोर्स ये है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप स्मॉल भी मान सकते हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं। इस वक्त इनकी cx वेलोसिटी होगी, याद रखना, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ x डायरेक्शन की बात की है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू में m n cx का स्क्वायर अपॉन में a। तो ये हो जाता है n मॉलिक्यूल्स की वजह से cx वेलोसिटी के साथ yz प्लेन के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब देखिए yz प्लेन के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो yz प्लेन के ऊपर कुछ प्रेशर भी बनेगा इस फोर्स की वजह से। वो कितना होगा? हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू में क्या होता है, हमारा जो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगने वाले फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे एरिया क्या है? yz प्लेन है। ठीक है, अब एरिया हमें yz प्लेन का निकालना है, तो दोनों की जो साइड है वो क्या है? a है, तो a से a को मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर निकलेगा। तो प्रेशर ऑन yz प्लेन, इसको px लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये cx वेलोसिटी के साथ हो रहा है। तो px इज इक्वल्स टू में f अपॉन में एरिया, f की वैल्यू है mn cx का स्क्वायर अपॉन में a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो px इज इक्वल्स टू में mn cx का स्क्वायर अपॉन में a क्यूब। तो ये हो जाता है इस yz प्लेन के ऊपर लगने वाला प्रेशर। अब देखिए, ये तो बात हो जाती है आपके cx वेलोसिटी की। इसके अलावा दो और फैक्टर है, एक y है और एक z है, यानी कि cy और cz। ये दोनों भी वेलोसिटी हम लोगों ने तोड़ा था, इसको याद होगा आपको। तो xy प्लेन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरफ है, इस पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? py इज इक्वल्स टू में mn अपॉन में a क्यूब, तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे cx की जगह cy का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से प्रेशर ऑन xz प्लेन कितना होगा? pz इज इक्वल्स टू में mn अपॉन में a क्यूब, ऐसा ही रहेगा, और cz का स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि xy, yz और xz तीनों प्लेन के ऊपर लगने वाले हमारे सामने प्रेशर निकल आते हैं। अब हमें पता है कि जो पास्कल्स लॉ है उसके हिसाब से तीनों के तीनों प्लेन जो है उनके ऊपर एक समान प्रेशर लगेगा, एक जैसा प्रेशर लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक की तो कंटेनर है, जितना एक्स वाई प्लेन पे लगेगा उतना वाई जेड पे लगेगा, उतना ही एक्स जेड पे लगेगा। तो तीनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि P इज इक्वल्स टू में पी एक्स इज इक्वल्स टू में पी वाई इज इक्वल्स टू में पी जेड।
ठीक है। तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि P इज इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि ये तीन प्लेन है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं कि भाई P इज इक्वल्स टू में 1/3 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे एम एन अपॉन में ए क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस एम एन अपॉन में ए क्यूब सी वाई स्क्वायर प्लस एम एन अपॉन में ए क्यूब सी जेड स्क्वायर। यहाँ पर एम एन अपॉन में ए क्यूब भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लिया, यानी कि P इज इक्वल्स टू में एम एन अपॉन में 3a क्यूब ब्रैकेट में सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब देखिए ये जो तीन आपके सामने नजर आ रही है सी एक्स सी वाई और सी जेड, ये क्या है? ये तीन वेलोसिटीज है। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो मीन निकलेगा सी स्क्वायर, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। सी को हम लोगों ने 3 में तोड़ा था ना, तो यहाँ टोटल प्रेशर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू में 1/3 एम एन अपॉन में ए क्यूब सी स्क्वायर। अब देखिए ये तो एक तरीका है प्रेशर को लिखने का, ये भी फॉर्मूला सही है। यहाँ पर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि स्मॉल m यानी कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो जाता है? कैपिटल M लिख सकते हैं, इसको टोटल मास ऑफ द गैस लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल M। नीचे ये जो आपका ए क्यूब है ये क्या है? वॉल्यूम है कंटेनर का। ठीक है, तो आप लोग P इज इक्वल टू में 1/3 कैपिटल M अपॉन में V सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। और आपको पता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, तो इसको डेंसिटी में भी लिखा जा सकता है कि P इज इक्वल टू में 1/3 यानी रॉ मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका प्रेशर का वैल्यू। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये जो आपने RMS कहा था जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा था, तो C इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में रॉ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका RMS यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये हो जाती है आपके किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर की कैलकुलेशन और साथ साथ उसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन। पहले हम लोगों ने फोर्स निकाला, फिर उसके बाद प्रेशर निकाला, उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।